नमस्कार, मैं सोनम आप सभी का एनबीटी मैराथन के वर्ल्ड कैंसर डे स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि कैंसर से जुड़ी काफी अहम बातचीत हम डॉक्टर से कर रहे हैं और अभी तक के सेशन में हमने जाना कि कैंसर क्यों होता है, उसका अर्ली डिटेक्शन क्यों जरूरी है, साथ ही किस तरह के ट्रीटमेंट से कैंसर का इलाज संभव है। तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले सेशन की ओर जिसका नाम है हारना मना है। कैंसर के इलाज के बाद देखभाल और जीवन शैली में बदलाव जानेंगे कि कैसे कैंसर से जूझकर इलाज के बाद जीवन में किस तरह के बदलाव सामने आते हैं और किस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस से मरीज को फायदा पहुंचता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक्सपर्ट। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा, डायरेक्टर ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, CK बिरला हॉस्पिटल। तो स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन का, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड HOD ऑन्को बैरियाट्रिक एंड MIS सर्जरी, फोर्टिस शालीमार बाग से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही डॉक्टर संदीपा सेन, सीनियर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ी हैं। और मिस ईला गोयल, जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को मात दी है और हमारे बीच अपनी जर्नी शेयर करने के लिए मौजूद है। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले मिस ईला जी से बात करना चाहूंगी। ईला जी, आप कैंसर की जर्नी हमारे व्यूअर्स के साथ पहले तो शेयर कीजिए और बताइए कि लाइफ कैंसर के बाद जो लाइफ है वो कितनी बदल गई है और कैंसर से उभरने के बाद क्या अब आप नॉर्मल लाइफ लीड कर पा रही हैं या अभी भी कुछ बातों की सावधानी आपको रखनी पड़ती है? सोनम जी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। 8 साल पहले मुझे कोलोन कैंसर डिटेक्ट हुआ था। वो स्टेज 3 का डायग्नोसिस था और उसके लिए मुझे एक मेजर सर्जरी भी करवानी पड़ी थी और कोलोस्टमी बैग या फिर स्टोमा बैग जिसे हम कहते हैं वो मुझे दिया गया था, तो जो मेरे पास करीब 1 साल मुझे लगा था। साथ ही मुझे 12 सेशंस कीमोथेरेपी के लेने पड़े थे कि जिसमें करीब 6 महीने का पूरा ट्रीटमेंट था। ये पूरा दौर काफ़ी स्ट्रेसफुल भी था और बहुत चैलेंजिंग भी था। तो हर कीमो सेशन के बाद बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा मैंने महसूस किया था कि हर सेशन के बाद मुझे लगता था कि पहले से ज़्यादा मैं वीक हूँ, पहले से ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है। पर जैसे-जैसे वो कीमो का असर ख़त्म होता था तो बॉडी वापस नॉर्मल स्टेज में मूव होने लगती थी और फिर नए सेशन के लिए मैं फिर वापस से उसी पूरे स्ट्रगल से और पूरी स्ट्रेंथ से मैं वापस नए सेशन के लिए जाती थी। उस पूरे दौर में जो मुझे सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ी थी वो ये थी कि एक तो खाने-पीने का ध्यान रखने का और हमेशा मुझे ताज़ा खाने की सलाह दी गई थी और ये कहा गया था कि कच्ची सब्जियाँ अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत रहते हैं बॉडी में। तो वो चीज़ों को मैंने काफ़ी ध्यान रखा। पानी भी मैंने उबाल कर ही पिया और डॉक्टर्स ने जैसा भी सलाह दी मैंने डॉक्टर्स का पूरा प्रोटोकॉल फ़ॉलो किया। तो उससे मुझे मेरा ये जर्नी काफ़ी हद तक एक आसान हो गया था और एक्सरसाइज़ेज़ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है इस स्टेज में। जितना भी बॉडी अलाउ करे उतनी एक्सरसाइज़ेज़ करनी चाहिए और वॉकिंग नहीं छोड़नी चाहिए, अदरवाइज़ मोबिलिटी इश्यूज़ आ जाते हैं। अगर बॉडी वीक भी होती है, जो 2 मिनट के लिए वॉक कर सकते हैं तो ठीक है 2 मिनट वॉक कीजिए, 5 मिनट चल सकते हैं तो 5 मिनट वॉक कीजिए। तो मैंने ये सब फ़ॉलो किया। ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी फ़ेज़ भी एक रहा है, लेकिन आज अभी तो काफ़ी साल हो गए, अभी 8 इयर्स हो गए हैं और मैंने सर्जरी के बाद और कीमोथेरेपी के बाद मेरी कोई भी कैंसर रिलेटेड कोई भी मेडिसिन मेरी कंटिन्यू नहीं रही और रेगुलर फ़ॉलो-अप्स मैंने किए और आज मैं नॉर्मल लाइफ़ जी रही हूँ। मैं जो भी काम पहले करती थी, वो सब काम मैं करती हूँ। मैं ऑफ़िस जाती हूँ, मैं अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ, ड्राइविंग करती हूँ, हर चीज़ मैं आज कर सकती हूँ और मैं उसके लिए ईश्वर का भी बहुत धन्यवाद माँगती हूँ कि उन्होंने बहुत कृपा रखी कि ये पूरे पीरियड में मुझे टूटने नहीं दिया। मुझे हमेशा कहीं न कहीं से मोटिवेशन किसी न किसी फ़ॉर्म में मिलती रही है। जी, जैसे आपने कहा कि जब आपका इलाज चल रहा था उस दौरान आप ट्रीटमेंट के दौरान जब आप वीक हो जाती थी एक सेशन के बाद, तो मैं यहीं पर दूसरा सवाल डॉक्टर प्रदीप से करना चाहूंगी कि
कैंसर का ट्रीटमेंट बॉडी पर काफी स्ट्रॉन्ग होता है और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली कीमोथेरेपी के बाद। तो इसके सबसे ज्यादा कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वो बॉडी में क्या दिखाई देते हैं? देखिए सोनम जी, ऐसा है कि जो कैंसर की जो कीमोथेरेपी मिलती है, इसके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं कि बिकॉज जो कैंसर की दवाइयाँ हैं ये बॉडी में रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को किल करती हैं। तो जो बॉडी की दूसरी सेल्स होती हैं जो रैपिडली डिवाइडिंग होती हैं या डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, उस पर भी असर करती हैं। तो उसकी वजह से कई तरह के साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो बोन मैरो पे जो इफेक्ट आता है, जैसे कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं या WBCs होती हैं, इनका या प्लेटलेट काउंट का इनको इफेक्ट पड़ता है। दूसरा ये होता है कि इसके अंदर जो जो GIT पे हमारा काफ़ी इफेक्ट होता है, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरियाज वगैरह लगते हैं। इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपको इन्फेक्शंस होते हैं, आपको भूख नहीं लगती है। तो इसकी वजह से आपका टोटल पूरा बॉडी का एक फिजियोलॉजी होती है वो काफ़ी चेंज हो जाती है और पेशेंट को खाने पीने में, मस्कुलर एक्टिविटी करने में और बाकी डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी के होते हैं वो सारे अफेक्टेड होते हैं। तो इसके लिए हमारे को काफ़ी ज़्यादा एक सावधानी बरतनी पड़ती है व्हेन यू आर इन कीमोथेरेपी। जी डॉक्टर, जैसे आपने बोला साइड इफेक्ट्स में वीक हो जाता है इंसान, तो मैं यहाँ पर डॉक्टर मनदीप से पूछना चाहूंगी कि जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे क्या कोई और डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है? कैंसर तो है ही एक तरफ, उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन जो साइड इफेक्ट से बॉडी वीक हो गई है तो और कोई डिजीज भी यहाँ पर मरीज को अटैक कर सकती है? देखिए, जैसे डॉक्टर प्रदीप ने आपको बताया कि जब हम कैंसर के लिए, खासकर कीमोथेरेपी की बात है, तो हमने कीमोथेरेपी दिया तो उसने कैंसर सेल तो किल किया ही, साथ में जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल है उसको भी इफेक्ट किया। अब सपोजिटली आपका WBC काउंट कम हो गया है, तो कैंसर तो है ही है प्रॉब्लम, पर साथ में पेशेंट गेट्स जो है पेशेंट का जो ससेप्टिबिलिटी है इन्फेक्शंस के लिए बढ़ जाती है। जैसे इलाजी बता रही थी कि जब वो कीमो ले रही थी तो उनको बताया गया था कि आपको बाहर का नहीं लेना है, आपको उबली चीज़ें लेनी है, आपको सब्जियां वॉश करके लेनी है। ये सारी चीज़ें क्यों? ताकि अगर आपका इम्यूनिटी कम है, TLC काउंट कम है, तो आपको कोई सुपर एडेड कोई और इन्फेक्शन उस टाइम पे ना लग जाए। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, अब किसी को उल्टियाँ, डायरिया, वॉमिटिंग काफ़ी हो रहा है, तो अगर उसको वो हो रहा है तो उसकी वजह से हमें ये देखना पड़ता है कि उसकी जो रिप्लेसमेंट है, कि अगर उसको वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा है तो उसको हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करें ताकि वो डिहाइड्रेशन या कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इस सारी प्रॉब्लम्स में ना चला जाए। तीसरी चीज़ होती है कि आप जब कीमो ले रहे हैं तो कोई हर एक कीमो का एक पर्टिकुलर ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक सर्टेन दवाई है जो ब्लड काउंट को कम करेगी, सर्टेन दवाई है जिससे वॉमिटिंग ज़्यादा होगी, सर्टेन दवाई है जो नर्व्स पे ज़्यादा काम करेगी, उसको ज़्यादा डैमेज करेगी, और कुछ सर्टेन दवाई है जो लिवर पे ज़्यादा काम कर रही हैं। तो हमें जब भी हम कैंसर कीमोथेरेपी देखते हैं तो उस दवाई का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको हम ध्यान में रखते हुए फिर उसको उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर मेरे को कोई ऐसी दवाई देनी है जिससे ब्लड काउंट कम हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं साथ में ऐसी चीज़ें दूं जिससे ब्लड काउंट ना गिरे। कोई ऐसी दवाई दे रहा हूं जिससे मुझे लिवर पे इफेक्ट आ रहा है तो हम कुछ ऐसी दवाइयाँ ऐड करें जिससे लिवर पे इफेक्ट कम हो। आज की डेट में तो मैं ये भी बोलता हूँ कि हम ये तक कोशिश करते हैं कि अगर किसी के बाल झड़ने वाले हैं तो हम कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें जिससे बाल भी कम झड़ें। तो हर एक चीज़, कैंसर की सबसे बड़ी आज की डेट में जो बात है कि वी हैव टू बी बैक टू एज नॉर्मल एज वी वर और इवन बेटर देन व्हाट वी वर बिफोर। अगर कैंसर से पहले मैं ऐसा था तो कैंसर ट्रीटमेंट के बाद शायद मैं उससे बेटर होना चाहिए। ये एक मोटिव है और यही इस एम से कैंसर ट्रीटमेंट आज की डेट में किया जाता है। जी, जैसे कि मिस ईला ने भी हमें बताया स्टार्टिंग में ही कि वो किस तरीके से अपना डे रूटीन कर रही थी और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन पर ही वो अपने आफ्टर जो ट्रीटमेंट है उसको फॉलो कर रही थी, फॉलो अप्स ले रही थी। तो मिस संदीपा, आपसे यहाँ मैं जानना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए कि कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद कैंसर के मरीज को एक नॉर्मल लाइफ लीड करने में काफी दिक्कतें आती हैं, तो उनकी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, साथ ही साथ खान पान कैसा होना चाहिए, किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर जब कीमोथेरेपी जब चल रहा है, उसका जो सर अभी बोले कि साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि डायरिया, वॉमिटिंग, तो वो एक साइकिल है। जैसे कि 2 वीक्स तक 2 वीक्स के बाद फिर से 1 साइकिल, देन अगेन 2 वीक्स, देन 1 साइकिल। तो आफ्टर टेकिंग द कीमोथेरेपी जो 2 वीक्स है, पेशेंट को टाइम लगता है कि रिकवरी होने में। अगर उनको डायरिया है तो उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि आप
सेमी सॉलिड टाइप ऑफ फूड खाना है आपको, जो जल्दी से हजम कर सकता है पेशेंट, जैसे कि दाल खिचड़ी, हलवा। ओके, फ्रूट्स भी अगर उनको लेना है तो थिक स्किन वाला फ्रूट्स, जैसे कि बनाना हो गया, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट, जैसे हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है तो उसके लिए पोमेग्रेनेट बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, जिसका थिक स्किन होता है, वैसा वाला फ्रूट्स उनको लेना पड़ेगा, ताकि बॉडी में जो विटामिन मिनरल्स है वो भी बॉडी को पहुंचे इस टाइप के खाना खाने से। और जैसे कि इलाजी ने बोला कि हाँ, हॉट फूड लेना है उनको, ज़्यादा गर्म नहीं, बट जो रूम टेम्परेचर है, थोड़ा गुनगुना जैसा खाना, गुनगुना पानी, बॉइल्ड वाटर, ताकि इम्यूनिटी कम होने के वजह से नॉर्मल खाने से उनको इन्फेक्शन ना हो। ठीक है। रेफ्रिजरेटेड फूड, हम लोग बोलते हैं कि फ्रिज का खाना टोटली अवॉइड करना है आपको। जो वॉमिटिंग सेंसेशन है, नॉजिया सेंसेशन है, उससे बचने के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप जो लेमन का जो छिलका है, वो लेमन अगर आप स्निफ करेंगे, अगर सूखेंगे लेमन का, तो उससे भी वो वॉमिटिंग सेंसेशन कम होता है। मुंह में अगर आप क्लोव्स अगर रखेंगे, या फिर जो ड्राई जिंजर है वो भी अगर आप रखेंगे, नहीं तो 1 पीस ऑफ आंवला, तो इससे क्या होता है, जो वॉमिटिंग सेंसेशन कम होता है, तो खाने की इच्छा होती है उसके बाद। क्योंकि अगर एपेटाइट भी कम हो जाता है, उस टाइम पे भूख नहीं लगता है, और उस टाइम पे अगर आप फोर्स करेंगे कि आपको खाना है, क्योंकि कीमोथेरेपी का ये जो स्ट्रॉन्ग डोज मेडिसिन है, उससे बॉडी ऑलरेडी वीक हो गया है। अगर उस टाइम पे अगर खाना भी नहीं खाएंगे तो इम्यूनिटी पावर और डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए हाई प्रोटीन भी हम लोग सजेस्ट करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, फिश, चिकन, कुछ स्मेल आता है उस टाइम पे, तो वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, तो वो लोग खा नहीं पाते हैं। तो अगर उसके बदले में अगर चिकन सूप है, प्लेन क्लियर चिकन सूप, थोड़ा हॉट रहेगा तो इजी होता है उनके लिए खाना। स्ट्रांगली फ्लेवर्ड खाना, ये सब अवॉइड करना है उस टाइम पे। तो स्मॉल क्वांटिटी बट फ्रीक्वेंट, जो इंटरवल्स हैं उनको फिर बढ़ाना पड़ेगा, लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स इंटरवल में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड खाना है। तो उससे उनके बॉडी के लिए जो एडिक्वेट प्रोटीन, कार्ब्स, फैट इज रिक्वायर्ड, तो मिलता है पेशेंट को, तो उतना ज़्यादा वीकनेस फील नहीं होगा उनको। तो ये आफ्टर कीमोथेरेपी 1 वीक लगता है ये सब करके उनका डायरिया, वॉमिटिंग, नौशिया कम करने में। फिर नेक्स्ट वीक पेशेंट नॉर्मली खाना खाते हैं, नॉर्मल फूड रहेगा, लेकिन दाल, रोटी, राइस, चपाती, सब कुछ नॉर्मल खाना है। उसके बाद जब फिर से साइकिल आ रहा है कीमो का, वही 1 डे का साइकिल, तो उसके बाद 1 वीक फिर से उनको ये डायरिया, नौशिया, ये सब फीलिंग होता है। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 1 वीक तक आप थोड़ा सेमी सॉलिड वाला खाना खाइए, उसके बाद नेक्स्ट वीक नॉर्मल खाना खाना है आपको, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी रेफ्रिजरेटेड फूड, स्ट्रांगली फ्लेवर्ड फूड, ज्यादा तला हुआ खाना, डीप फ्राइड आइटम्स, ये सब अवॉइड करना पड़ेगा। जी, यहाँ पर डॉक्टर मनदीप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। जी डॉक्टर। सोनम जी, मैं इस चैनल के जरिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं आजकल, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं कि लोग काफ़ी इंटरनेट पे सर्च करते हैं कैंसर के बारे में। तो ज़्यादातर जब लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हम फास्टिंग कर रहे हैं, कि कैंसर जो है ग्लूकोज पे चलता है। तो हम शायद संदीपा ने भी ये चीज़ें फेस करी होंगी कि पेशेंट खुद से अब कहेगा कि मैंने ये अवॉइड कर लिया है, मैंने मिल्क अवॉइड कर लिया है, मैंने लो ग्लाइसेमिक डाइट कर लिया है, मैंने फास्टिंग करनी शुरू कर दी है, मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम कीमोथेरेपी की बात कर रहे हैं या इवन सर्जरी के बाद भी, कि पेशेंट की न्यूट्रिशन मेंटेन रहनी चाहिए, उसका वेट मेंटेन रहना चाहिए। उसका वेट, हमारी कोशिश होती है गिरे ना। अगर कोई पेशेंट है जो ऐसे फास्टिंग करने लग जाते हैं खुद से, या लोग, डेफिनेटली हम ये नहीं कह रहे कि आप चॉकलेट्स खाना शुरू कर दो, हम ये नहीं कह रहे कि आप जाके मिठाइयाँ खानी शुरू कर दो। द पॉइंट इज कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बट आपको नॉर्मल चीज़ें खानी है। कई लोग तो मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हम अन्न ही नहीं खा रहे हैं। तो अगर बॉडी का, मेरा इम्यून सिस्टम काम करेगा तभी तो मैं, देखो, कैंसर सेल डिवाइड कर रहा है, कीमोथेरेपी ने उसको किल कर दिया। अब कीमो की एक साइकिल है, साइकिल 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में हम क्यों देते हैं कि हमने अभी दिया, उसने एक हाफ लाइफ अचीव की, कैंसर सेल मारे और फिर उसने बॉडी में रफ नीचे गया। अब जब एक्टिव सेल है वो कीमो ने मार लिया, जो पीछे बैकग्राउंड स्टेम सेल है, उस जो दोबारा कैंसर बनाएगा, उसको मेरे इम्यून सिस्टम ने जाके मारना है। तो अगर मेरी बॉडी का वेट मेंटेन नहीं है और मेरे इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए भी एक नॉर्मल ग्लूकोज एनर्जी चाहिए ना,
तभी तो वो काम करेगा। तो और बहुत सारी चीजें, जैसे पोमेग्रेनेट की बात करी, पोमेग्रेनेट में एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होती है क्वर्सेटिन। क्वर्सेटिन हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन में हम दी जाती है। क्वर्सेटिन जो है वो कीमो की रेजिस्टेंस, जैसे अगर देख हम कीमो देते हैं, सारे पेशेंट तो ठीक नहीं होते, तो कुछ चीजें हम ऐसे ऐड कर सकते हैं डाइट में कि मेरी कीमो का इफेक्ट बढ़ सकता है मेरी बॉडी। अब जैसे हम क्वर्सेटिन हो गया, जैसे मुझे पता है कि मैंने ऐसी कीमो दी है जिससे टीएलसी काउंट कम गिरेगा, तो जो हम डेंगू में बोलते हैं या जिसका प्लेटलेट काउंट गिरेगा, गिलोय की तरफ जाओ, इसकी तरफ जाओ। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली वी आस्क आवर डाइटिशियंस टू लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स एंड ऐड दीज थिंग्स सो दैट उनका साइड इफेक्ट कम हो और कीमो का इफेक्ट भी बढ़ जाए। जी डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी डॉक्टर। मैं इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट दे देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम ठंडी चीज़ लें या गर्म चीज़ लें या कैसी चीज़ लें। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें बताते हैं कि कच्ची सलाद नहीं लेनी है, कच्चा फ्रूट नहीं लेना है या ठंडी चीज़ नहीं लेनी है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आपको वेल कुक्ड चीज़ लेनी है। बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ रखी हुई चीज़ होगी, फ्रिज में रखी होगी या वैसे बाहर रखी होगी, काफ़ी देर हो गई इसको पके हुए, या फिर जो कच्ची सलाद है उसमें इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा है। तो इसीलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड और कुक्ड होना चाहिए। मतलब उसको एक बार आपने गर्म कर लिया है तो उसमें आपके कीटाणु मर जाते हैं और उसके बाद आपको इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड। उसके पीछे जो मेन कारण ये है। जी डॉक्टर, तो हमने इम्यूनिटी को लेकर काफी बात कर ली है और कीमो के बाद इम्यूनिटी में ये सवाल डॉक्टर मनदीप से ही करना चाहूंगी कि कीमो के बाद जो इम्यूनिटी है उसको ठीक होने में कितना समय लग जाता है और इससे और क्या क्या प्रॉब्लम्स लीड कर सकती हैं। वैसे तो डॉक्टर प्रदीप इस पर बोल ही चुके हैं, लेकिन फिर भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की डेट में अगर हम कीमो दे रहे हैं किसी को, तो हमारा सबसे पहला मोटिव ये होता है कि हम उसकी इम्यूनिटी गिरने ही ना दें। अब देयर आर सर्टेन मेथड्स जो आज की डेट में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं जिससे इम्यून सिस्टम ड्यूरिंग कीमो भी एक्टिव रहता है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे हाई डोज IV विटामिन सी हो गया, एक जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स है। आजकल हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम से जानते हैं, जो हम नॉर्मल कन्वेंशनल प्रैक्टिस में भी इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हमारी जो डाइटरी टीम है इस पर काफ़ी काम करती है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स का एक एक्चुअल पर्पस होता है जिससे हमारी इम्यूनिटी ड्यूरिंग कीमो मेंटेन रहेगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो मैंने आपको लास्ट भी बात कर रहा था कि जब भी आप कीमो दे रहे हो तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल को कीमो ने खत्म किया। जो कैंसर स्टेम सेल है जो वापस से कैंसर को ग्रो करेगा, वो इम्यून सिस्टम खत्म करेगा। तो उस इम्यून सिस्टम को कॉम्पिटेंट रखना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग कीमो। पोस्ट कीमो भी अगर हमने किसी का अगर उसका रिकवरी पीरियड स्लो चल रहा है तो एक तो डाइटरी मॉडिफिकेशंस, डाइट में जो चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं जिससे इम्यून सिस्टम बेटर हो सकता है। गिलोया जैसे प्लेटलेट काउंट को बढ़ाएगा। देयर आर सर्टेन कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल जिससे TLC काउंट बढ़ सकता है। हमारी कोशिश ये होती है कि जो हम इंजेक्शंस जिससे हम TLC काउंट बढ़ाते हैं उसको हम मिनिमाइज करें, क्योंकि जब हम इंजेक्शन से TLC काउंट बढ़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आजकल रिसर्च ये बोलती है कि वो कैंसर स्टेम सेल पे भी इफेक्ट करता है, तो उसका रिकरेंस रेट बढ़ जाता है। जितना ट्रेडिशनल डाइटरी चेंजेस से हम TLC काउंट को मेंटेन करेंगे उतना कैंसर कंट्रोल बेटर होता है। और अब तो जो नई चीज़ें ये भी आई हैं कि जैसे आप मिसलटोज जैसी चीज़ होती है जो जर्मन एंथ्रोपोफॉसिक मेडिसिन है, वो अगर हम ऐड करते हैं तो वो अपना इम्यून सिस्टम मेंटेन रखता है। कोविड के टाइम पे थाइमोसिन अल्फा करके एक दवाई काफ़ी यूज़ करी गई थी, तो दैट इज अनदर मेडिसिन विच इज इनकॉर्पोरेटेड आज की डेट में जो कीमो दी जाती है ताकि इम्यून सिस्टम मेंटेन रहे। दूसरा चीज सबसे बड़ा ये है कि जब आप कैंसर ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसमें बिफोर कीमो प्लानिंग, जैसे हमने सर्जरी करी, अब सर्जरी का जो स्पेसिमेन गया, उस स्पेसिमेन में आज की डेट में हम सर्टेन जीन्स होती हैं और जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो कैंसर है इसमें इम्यून सिस्टम का क्या रोल है। अगर ये कई कैंसर होते हैं जिसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम अगर कॉम्पिटेंट रहेगा तो वो कीमो का इफेक्ट भी बढ़ जाएगा और कैंसर रिकरेंस भी कम हो जाएगी। वो PD-L1 ये सब मार्कर्स होते हैं, वो मार्कर्स को हम स्टडी करते हैं और इम्यून सिस्टम को ऑगमेंट करने के लिए आजकल जो इम्यूनोथेरेपी है उसको हम साथ में ऐड करते हैं। और जब कीमो खत्म हो जाता है तो उसके बाद नेचुरल सब्सटेंसेस, ट्रेडिशनल मेडिसिन और इवन नाउ
इम्यून सिस्टम को जो ऑगमेंट करने के लिए मेडिसिन होती हैं वो भी यूज़ की जाती हैं ताकि इम्यून सिस्टम कॉम्पिटेंट रहे, और जो कैंसर इम्यूनोथेरेपी से कैंसर रिकरेंस कम होता है उसको भी इस तरह से फिर हम आज की डेट में हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जब आप कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा है तो सर्जिकल स्पेसिमेन या बायोप्सी रिपोर्ट, उस पे आप सर्टन आज टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि मेरे को कीमो के साथ क्या क्या चेंजेस करनी है जिससे मेरी ये कीमो के साइड इफेक्ट्स या कैंसर रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हम मिनिमाइज कर सकते हैं और कैंसर रिकरेंस भी हम कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर, इस पर जी डॉक्टर प्रदीप कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर मनदीप ने वो काफ़ी अच्छा एलाबोरेट किया सारा डाइटरी जो सप्लीमेंट्स के बारे में, और इसके साथ साथ बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट का जो डेली एक्टिविटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका न्यूट्रिशन तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में जो फिजिकल एक्टिविटी से भी आपकी जो इम्यूनो बूस्टिंग होती है, और साथ में पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। तो यू हैव टू बी इन टच विद अदर्स लाइक योर पीयर्स, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, कि जिनके टच में रहने के बाद यू शुड बी हैप्पी। आई मीन यू शुड नॉट बी डिप्रेस, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल। तो उससे आपका पॉजिटिव माइंड बना रहता है और आपकी जो इम्यूनिटी डेफिनेटली उससे भी बूस्ट होती है। तो न्यूट्रिशन के साथ साथ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड डेली एक्सरसाइज, चाहे कितनी भी थोड़ी सी हो, चाहे वो हाथ हिलाने वाली, स्ट्रेचिंग वाली, कुछ ना कुछ जरूर करते रहें। जी डॉक्टर, जहां आपने ये बात अब बोली दी है कि फिजिकल एक्टिविटी, तो हमारे साथ संदीपा हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी में वर्कआउट जो है वो कितना आप इंटेंस कर सकते हैं, और वर्कआउट का जो टाइम फ्रेम है वो कितना होना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब भी आप वर्कआउट करें, ये कुछ बातें जो हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है, तो इस बारे में जानना चाहेंगे। एक्सरसाइज अगर कीमो पूरा कंप्लीट हो गया है, मतलब रिकवरी फेज में है अभी पेशेंट, तो उस टाइम पे नॉर्मल एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग हम लोग पहले बोलते हैं, नॉर्मल वॉक। अगर पेशेंट कैन डू द ब्रिस्क वॉक, देन ब्रिस्क वॉक एटलीस्ट 10-15 मिनट्स। धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाना है कि 30 to 45 मिनट्स एटलीस्ट करना है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सब लोग एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, और फिर कौन सा विच टाइप ऑफ कैंसर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाउ मच विल बी द इंटेंसिटी। बट नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि जब रिकवरी हो गया, आपका कीमो साइकिल सब कुछ कंप्लीट हो गया है, उसके बाद योर फूड इनटेक इज गुड। क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि आप खाना ठीक से खा नहीं रहे हो बट एक्सरसाइज आपको 1 घंटा करना है, तो उससे फिर से उनका वेट लॉस हो जाएगा। तो अगर आपका फूड इनटेक ठीक है, हम लोग जैसे जो कैलोरी हम लोग मेंशन कर देते हैं पेशेंट के लिए, डिपेंड्स ऑन हिज हाइट एंड वेट और कैसा है, तो उसके ऊपर जो कैलोरी हम लोग देते हैं उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, मिनिमम आप 10-15 मिनट से स्टार्ट कीजिए वॉकिंग, ठीक है, तो उसके बाद ब्रिस्क वॉक स्टार्ट कीजिए, फिर एटलीस्ट आप 1 घंटा आप कर सकते हैं। जिम वगैरह हम लोग अवॉइड करते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। वॉकिंग, जॉगिंग उसमें पेशेंट कर सकते हैं वैसे, ठीक है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है उनके लिए, बट उतना हाई इंटेंसिटी जैसे कि स्विमिंग, जिमिंग, रनिंग, वो सब अभी हम लोग नहीं बोलते हैं। अगर कोई पेशेंट 70 या 60 इयर्स का है तो उनके लिए तो एकदम भी नहीं, उनके लिए सिर्फ वॉकिंग ही ज्यादा है, वॉकिंग ही ठीक है उनके लिए। जी, जो वर्कआउट की यहाँ बात हुई और अभी डॉक्टर प्रदीप ने डाइटरी सप्लीमेंट्स की भी बात की थी, तो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से हमारे व्यूअर्स को बताइए कि डाइटरी सप्लीमेंट्स में वो क्या ले सकते हैं अगर आफ्टर ट्रीटमेंट की बात करें। डाइटरी सप्लीमेंट में जैसे कि पहले तो नॉर्मल फूड, हाँ, जो हम लोग बोल रहे थे कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, प्रोटीन रिक्वायरमेंट उनके लिए ज़्यादा है। अगर कोई कीमोथेरेपी पे है तो उसमें हम लोग बोलते हैं 1.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट उनको लेना पड़ेगा। बट अगर कंप्लीट हो गया कीमो साइकिल, देन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट टू मेंटेन द वेट, ठीक है। इस टाइम पे अगर वेजिटेरियन है तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इतना प्रोटीन खाना उनके लिए। बट अगर डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर वगैरह, दूध, ये सब हम लोग देते हैं पेशेंट को। दाल, कभी कभी उनको थोड़ा सा गैस्ट्रिक का भी इश्यूज रहता है, तो इसके लिए बीन्स, जो सोयाबीन, राजमा, हम लोग बोलते हैं थोड़ा कम क्वांटिटी में खाइए, बट टोटली अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। स्प्राउट्स वगैरह हम लोग बोलते हैं बॉइल करके लीजिए, सोक्ड वाला नहीं, क्योंकि सोक्ड वाला उसमें गैस्ट्राइटिस होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू बॉइल्ड स्प्राउट्स, ठीक है। बादाम ले सकते हैं उस टाइम पे। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो फिश, चिकन, एग,
उनके लिए रहता है। बट हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि अगेन डीप फ्राइड चिकन वैसे नहीं, चिकन स्टू फॉर्म में ले सकते हैं, बॉयल फॉर्म में ले सकते हैं, फिश भी वैसे फिश करी इस फॉर्म में ले सकते हैं। हम लोग फ्राइड आइटम्स थोड़ा अवॉइड करते हैं, नहीं तो बोलते हैं थोड़ा कम ऑयल में आप कुकिंग कीजिए। इसके अलावा भी अगर वो खा नहीं पा रहे ठीक से, नॉर्मल प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है, एडिक्वेट रिक्वायरमेंट नहीं मिल रहा है अगर पेशेंट को, तो हम लोग फिर सप्लीमेंट ऐड करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट। उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि आपको दिन में कितना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आप इससे ले सकते हैं। इसके अलावा जो वाइटामिन्स मिनरल्स का रिक्वायरमेंट रहता है, उसके लिए नॉर्मल फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम लोग रिकमेंड करते हैं। मतलब उनके पूरे डाइट में, पूरे दिन में फ्रॉम 5 फूड ग्रुप्स हम लोग फूड उनको बोलते हैं कि आपको लेना ही है। जैसे कि दाल चावल, मतलब सीरियल प्रोडक्ट्स हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, पल्सेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, उसमें सबसे कम रहेगा शुगर एंड ऑयल एंड सॉल्ट। तो ये 3 चीज उनको जितना कम हो सकता है उनको लेना है। बाकी वो लोग अपने डाइट में अदर फूड ग्रुप से इंक्लूड कर सकते हैं। जी हाँ डॉक्टर सर। मनदीप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ जी, आपने बात करी डाइटरी सप्लीमेंट्स की। जी तो प्रेजेंट स्टेज जो हम कैंसर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें अभी जो लेटेस्ट एनालिसिस हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का मतलब है कि मैंने कैंसर जब हमने ऑपरेट किया या उसका बायोप्सी या ब्लड सैंपल लिया, तो उसको फिर हम उसके डीएनए में जाके कि कौन सी जीन्स हैं, कैंसर है मतलब बॉडी का अपना सेल है जिसमें डिरेंज म्यूटेशन हुई जो ग्रो करने लग गया। तो क्या ऐसी म्यूटेशन हुई जिससे वो कैंसर जो है ग्रो कर रहा है। अब मैंने कैंसर ट्रीटमेंट कर लिया, सर्जरी होगी, कीमो हो गया, रेडिएशन होता है, रेडिएशन हो गया। अब उसके बाद मुझे बात करना है कि मुझे रिकरेंस को प्रिवेंट करना है। तो हम जेनेटिक पाथवेज को आज की डेट में हम स्टडी करते हैं कि जैसे EGFR पाथवे है सडनली एग्जांपल, तो उसके अगेंस्ट पे हम डाइटरी सप्लीमेंट में कुरकुमिन, टर्मरिक कुरकुमिन ऐड करेंगे। अगर PIK3 mTOR पाथवे है तो उसमें बर्बरीन जैसा डाइटरी सप्लीमेंट हम ऐड करेंगे। अगर जो मेटास्टेसिस जो करता है वो पाथवे है तो जिसमें ग्रीन टी जैसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी ऐड होती हैं। जिसमें कैंसर रेजिस्टेंस है उसमें जैसे मैंने पहले संदीपा ने बोला था पोमेग्रेनेट, तो पोमेग्रेनेट में क्वेरसेटिन जैसी पाथवे है जो कैंसर रेजिस्टेंस की जीन को कम करता है। तो हम आज की डेट में नॉट ओनली डाइटरी, अगर मेरे को पता है कि ये कैंसर इस जीन पे चल रहा है तो मैं उसका जो अवेलेबल सप्लीमेंट है जो फसाई के अंडर आएगा, आई हर्ब्स, अमेजोन कहीं से भी मिल जाए अच्छी क्वालिटी का, इवन इंडिया में पतंजलि भी बनाता है, तो वो सब भी हम अवॉइड करते हैं जिससे एटलीस्ट हम एक पर्टिकुलर कैंसर पाथवे को भी टारगेट कर सकते हैं डाइटरी सप्लीमेंट से। तो दिस इज दी न्यू काइंड ऑफ कैंसर रिसर्च। अभी जो एक और चीज आ रही है वो है मेटाबोलिनोमिक्स। मेटाबोलिनोमिक्स का मतलब ये है कि मेरे को ये पता लग जाएगा कि मेरा कैंसर ग्लूकोज पे चलेगा, मेरा कैंसर फैट से चलेगा, या मेरा कैंसर प्रोटीन या सर्टेन अमाइनो एसिड्स पे चलेगा। तो अगर मेरे को मालूम है कि मेरा कैंसर ग्लूकोज से ज़्यादा फीड कर रहा है तो मैं अपनी डाइट में ग्लूकोज को अवॉइड करूंगा। अगर खासकर ओरल कैंसर, जो मुंह के कैंसर हैं वो फैट सेंसिटिव होते हैं, तो अगर मुझे मालूम है कि वो फैट के थ्रू चलेगा तो मैं फैट को अवॉइड करूंगा और अपनी एनर्जी ग्लूकोज से उठाऊंगा। और अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा कैंसर जैसे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट जो कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर है पर्टिकुलर वैरायटी जो काफ़ी एग्रेसिव है, वो वाला कैंसर सर्टेन अमाइनो एसिड्स के थ्रू चलता है। तो मुझे उन पेशेंट्स को फिर ये जो अगर मुझे नॉनवेज देना है तो मुझे ये देखना है कि ये सारे ऐसा नॉनवेज मैं ना दूं जिसमें ये सर्टेन अमाइनो एसिड्स हो जिससे कैंसर रिकरेंस रेट बढ़ जाता है। तो दैट इज हाउ दिस इज दी, मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज ये आज की डेट में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, बट ये कैंसर रिसर्च आज वहां जा रही है और अगले कुछ सालों में हमें और इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। जी, ये कहा जा सकता है सिंप्लीफाई वे में कि आपकी डाइट जो है वो आफ्टर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले भी करती है। आपकी डाइट भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है कैंसर होने में। जी जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने। अब हमारे साथ इला भी हैं, तो उनसे ये जानते हैं कि उनका जब ट्रीटमेंट था तो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा होगा, और एक पेशेंट के लिए और उसकी फैमिली के लिए ये ट्रीटमेंट काफ़ी रिग्रेसिव हो जाता है और स्ट्रेसफुल रहता है। तो ट्रीटमेंट के दौरान आपने कैसे कोप अप किया, आपकी लड़ाई कैसी थी, और आप कैसे खुद में मोटिवेटेड रहती थी, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे रही, और फैमिली इस दौरान उन्होंने कैसे इस फेज को डील किया? बहुत सही सवाल है आपका सोनम।
डेफिनेटली बहुत स्ट्रेसफुल है। इनफैक्ट उसका पता चलना ही कि जब मोमेंट पता चलता है कि आपको कैंसर है, सो एक तरफ से तो ऐसा लगता है कि योर वर्ल्ड इज क्रैशिंग। सो आप एक्सेप्टेंस फेज में नहीं होते हो। तो मेरा भी वही था कि फर्स्ट इट वाज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि मुझे ये हुआ है। पर फिर जैसे जैसे मैं अपने आप को, ट्रीटमेंट को, डॉक्टर से बात की तो समझने लगी, तो मुझे लगा कि एक्सेप्टेंस के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया और भरोसा किया मेरे ट्रीटिंग डॉक्टर्स पर कि जो प्रोटोकॉल वो मुझे दे रहे हैं मैं उसको अच्छे से फॉलो करूं। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि आपके आसपास का माहौल, सो वो पॉजिटिव माहौल रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ये डॉक्टर्स ने भी कहा, सुदीपा ने भी कहा, तो सभी ने ये कहा है कि वही मेरा भी मानना है कि माहौल का, एक स्ट्रेस फ्री माहौल में रहना बहुत ज़रूरी है इस पीरियड में। क्योंकि वो पीरियड में जैसा आप सोचते हो, समझते हो, वैसा ही बॉडी पर उसका असर होता है। दवाइयाँ अपना काम करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो दिखाता है वो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड और हाउ वी आर कोपिंग अप विद दिस इशू। तो वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने घर का एनवायरनमेंट बहुत सब पॉजिटिव रखा। मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे कलीग्स ने बहुत सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस दौरान महसूस हुई वो ये हुई कि किसी भी पेशेंट को जब कभी कैंसर हो या फिर कोई भी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो, उसे आइसोलेट नहीं होना चाहिए, अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए समाज से। क्योंकि जब आप अलग हो जाते हो तब आपकी दुनिया आप में ही सीमित होके रह जाती है। तब आप ना आगे का सोच पाते हो, ना बाहर का सोच पाते हो। तो दुनिया तो चल ही रही है, दुनिया चलना बंद नहीं करती है, सब चीज़ें चल रही हैं अपने आसपास। तो आप वो सबको इंक्लूड रखो और लेट देम इंक्लूड यू इन देयर लाइफ। सो एक दूसरे को लाइफ में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वही एनवायरनमेंट रखा और मैं एक भी दिन आइसोलेट नहीं हुई। तो मुझे कभी-कभी लगता था कि अभी मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, बाल झड़ गए हैं, बाल नहीं हैं, फेस स्किन कलर चेंज हो गया है, बहुत डार्क स्किन हो गया है, और अपनी में एनर्जी नहीं है सब करने की। लेकिन मेरे लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी था कि मेरा अंदर से मैं अच्छा महसूस करूँ, और वो मुझे अच्छा तभी महसूस होता था जब मैं लोगों से बात करती थी। तो लोग घर पे आते थे, मुझसे मिलने आते थे, तो मैंने उनको कभी मना नहीं किया। मैंने इनफैक्ट उनको एनकरेज किया कि तुम लोग आते हो तो मेरा दिन ना एकदम चेंज हो जाता है। मेरा घर का माहौल चेंज हो जाता है, सबको लगता है कि हाँ, चलो आए हैं, थोड़ी देर हँसते हैं, एंड दैट क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ एंड रिकवरी। और फिर आगे के 4 घंटे बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। तो वही सब मैंने फ़ॉलो किया, और इसमें मैं यही समझती हूँ कि कभी भी किसी की भी लाइफ़ में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो एक तो पेशेंट्स के सामने हमेशा पॉज़िटिव रहिए, और हमेशा पेशेंट से को होप दीजिए। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि क्या ये रिकवर हो जाएगा, क्या तुम ठीक हो जाओगी, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए और सब पॉजिटिव एनर्जीज फ्लो हों, तो वही कोशिश रहनी चाहिए। और यही मेरी फैमिली ने किया, मेरे फ्रेंड्स ने किया, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं इस सब को लड़ने में मेरे लिए बहुत फ़ायदा हुआ, और मैं इस सबको मैं कैंसर को पीछे हराकर मैं आज बहुत विनर महसूस करती हूँ कि ये मैं हो कर पाई। जी, सोसाइटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। डॉक्टर प्रदीप यहाँ कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? जी डॉक्टर। इला जी ने इस जो पूरी सिचुएशन को इतनी अच्छी तरीके से वर्ड्स में डाला है, बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। तो मैं सिर्फ इस बात में ये ऐड करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो आपका सोशल जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे ना सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं। इट्स नॉट ओनली योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, काफ़ी सारे डिजीज रिलेटेड बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जिसको भी हम पता कर सकते हैं, नेट पे भी अवेलेबल होते हैं, या अपने जानकार लोगों से पूछ या डॉक्टर से पूछकर आप उन सपोर्ट ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको वो सहायक होते हैं कि आगे की जर्नी को ट्रैवल करने के लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और इसके अलावा बहुत सारी जगह पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं। जैसे हर आदमी एक तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कुछ लोगों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इसके लिए बहुत सारे जो एड करने वाली संस्थाएं हैं जो वो अवेलेबल हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर फंड हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर फंड हो, या फिर आपके बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, एनजीओज होते हैं, या क्राउड फंडिंग होती है।
इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जो कि अवेलेबल है नेट पर काफ़ी अच्छी तरीके से, और काफ़ी लोगों को पता होती है, आपके डॉक्टर्स को भी पता होती है, हॉस्पिटल्स को भी पता होती है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उनसे भी इस चीज़ के लिए सहायता ली जा सकती है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो डॉक्टर आप ही से जानना चाहेंगे कि कैंसर जो है ये वर्ड ही अपने में इतना खतरनाक है और इसके वापस आने के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं, जिसे रिलैप्स कहा जाता है। तो कितने चांसेस हो सकते हैं कैंसर के दोबारा वापस आने के, और जो सिम्पटम्स हैं रिलैप्स में, क्या वो पहले जैसे ही दिखाई देते हैं या फिर रिलैप्स के वक़्त कोई अलग सिम्पटम्स दिखाई दे सकते हैं? देखिए, कैंसर का जब एक बार किसी को कैंसर होता है तो उसको किसी भी तरीके का कैंसर, चाहे यही जो कैंसर है ये वाला, या फिर कोई नेक्स्ट कैंसर, या फिर कोई और जो हमारे ट्रीटमेंट रिलेटेड कैंसर्स भी डेवलप होते हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो कैंसर का जो अपना इस वक्त जो कैंसर है उसका रिलैप्स होने का डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी स्टेज में इलाज हुआ है। अगर आपका बहुत अर्ली स्टेज में इलाज हुआ है तो आपके कैंसर रिलैप्स के चांसेस बहुत कम होते हैं, परंतु जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है आपके रिलैप्स के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं, आपकी जो क्योर के रेट घटते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि जैसा डॉक्टर आपको बताए उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से फॉलोअप करते रहेंगे। इन जनरल ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद आप 3-3 महीने में पेशेंट को बुलाते हैं, तो डिलीजेंटली बिना उसको मिस किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो टेस्ट वो बताएं वो कराना चाहिए। दूसरा होता है कि जो कैंसर के जब एक बार जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं तो कई बार ये सिंड्रोमिक म्यूटेशंस होते हैं। इसमें आपको उस तरह का म्यूटेशन सिर्फ एक तरह के कैंसर को नहीं, दूसरे तरह के कैंसर को भी जन्म दे सकता है। तो आपने इस कैंसर म्यूटेशंस की वजह से जो कैंसर हुआ उसको ट्रीट तो कर लिया, लेकिन उस म्यूटेशन की वजह से जो दूसरे ऑर्गन्स के कैंसर होने हैं उसका भी फॉलोअप करते रहना चाहिए। जैसे कुछ हमारे जैसे ब्रैका जीन्स पॉजिटिव हैं, लिंच जीन्स पॉजिटिव हैं, तो उसके अंदर हमारे को दूसरे ऑर्गन्स की भी चेकिंग साथ साथ करते रहनी चाहिए। जैसे से इसका इलाज चलता है दूसरे की चेकिंग चलती है। तीसरा होता है कि जैसे कुछ हम जैसे रेडिएशन है, हम पेल्विक रेडिएशंस करते हैं, तो बहुत कम चांसेस ऐसे भी होते हैं कि उस रेडिएशन की वजह से दूसरे कैंसर भी जन्म ले सकते हैं, परंतु वो बहुत कम चांसेस होते हैं। क्योंकि रेडिएशन के बेनिफिट ज़्यादा है तो वो करना ज़रूरी है, पर इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि हमने किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई रेडिएशन हुई है तो उसकी वजह से कहीं बाद में कोई दूसरा कैंसर जन्म ना ले ले, तो उसको भी फॉलोअप करते रहना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर ने आपको बुलाया 5 साल तक, 6 साल तक, तो उसके बाद भी आप जागरूक रहें। ये नहीं कि एक बार एक कैंसर खत्म हो गया तो उसके बाद हम बिल्कुल ठंडे बैठ जाएं, उसके बारे में कुछ सोचे नहीं। चाहे आप 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 1 साल के बाद जैसा डॉक्टर कहे उसके टच में रहें, इवन इफ ही हैज़ लेबल्ड यू एज ए क्योर्ड पेशेंट। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि सेम कैंसर का ज़्यादा स्टेज है तो ज़्यादा डिलिजेंटली आप फॉलो करें सो दैट रिलैप्स ना हो। दूसरा ये है कि आपको उस जीन म्यूटेशन की वजह से दूसरे कैंसर है उसके बारे में जागरूक रहें। तीसरा है जो ट्रीटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में भी जांच करें। जी डॉक्टर, मैं डॉक्टर मनदीप पर आती हूँ, लेकिन मैं यहीं पर आपके सवाल में एक सवाल और ऐड ऑन करना चाहूँगी। आपने कहा म्यूटेशन की वजह से दूसरे ऑर्गन में भी कैंसर के सेल्स डेवलप हो जाते हैं। अगर ये उस दौरान नहीं पता लगता और आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, तो क्या जो सिम्टम्स होते हैं म्यूटेशन के बाद रिलैप्स होने के, वो दूसरे ऑर्गन में सेम होते हैं या वो सिम्टम्स भी अलग हो सकते हैं अगर कोई ऑर्गन ठीक हुआ है उसके बाद? ज़्यादातर जब रिलैप्स होता है तो 2 तरीके के रिलैप्स होते हैं। एक तो होता है कि जो लोकल रिलैप्स होता है, जिस एरिया में आपका कैंसर था उसी एरिया में रिलैप्स होता है। तो उस एरिया में अगर रिलैप्स है तो आपके सिम्टम्स करीब करीब वैसे हो सकते हैं जैसे पहले रहे थे। लेकिन अगर आपके दूर दराज के से वो है रिलैप्स है, जैसे मेटास्टेसिस हुआ है तो दूर दराज के लिम्फ नोड्स में हुआ है या दूर दराज के आपके ऑर्गन्स में हुआ है, तो जब वो ये सारा जो कैंसर उस ऑर्गन में जाएगा तो उस ऑर्गन से रिलेटेड आपके कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो आपका कहाँ मेटास्टेसिस हुआ है। इसके अलावा जो डिफ्यूज मेटास्टेसिस होता है उसके हिसाब से आपके कुछ जनरल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे किसी का बहुत तेजी से वेट घटना, भूख ना लगना, उल्टियाँ आना, आपका सारा मसल मास खत्म हो जाना, इसको जनरली हम कैकेक्सिया बोलते हैं, तो ये भी आ सकते हैं। जी जी डॉक्टर मनदीप, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं जो है डॉक्टर प्रदीप की जो सारी बातें हैं बिल्कुल सही हैं, उसमें बस एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जो हमारे देश की सब प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो ओरल कैंसर है, मुंह का कैंसर, तंबाकू वाला, तो वो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है रिलैप्स का। उसका कारण है कॉन्टिन्यूटी ऑफ एब्यूज। अब होता क्या है कि पेशेंट टोबैको एब्यूजर रहा, जिसकी वजह से ओरल कैंसर हुआ, उसको मुंह का कैंसर हो गया, स्मोकिंग किया या पान बीड़ी मसाला जो जैसा भी जो भी वो ले रहा है। और कुछ टाइम बाद, जैसे उस टाइम तो क्या होगा कि वो बोलेगा कि मैंने छोड़ दिया है, मैंने सब कर लिया है, और फिर 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल बाद ही गोज बैक टू हिज प्रीवियस फैक्टर्स।
जिस कारण से उसको कैंसर हुआ। तो वो इंडिया में एक बहुत बड़ा कारण है ओरल कैंसर स्पेसिफिकली रिलैप्स और रिकरेंस के लिए, कि आपके जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको कैंसर हो रहा है, आप वो फैक्टर्स में वापस चले जाते हैं। ये, और एक चीज और मैं आपके थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे 10 लोग तंबाकू यूज करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सबको कैंसर हो जाता है। कैंसर अप्रोक्सीमेटली अगर 10 लोग तंबाकू यूज कर रहे हैं तो 3 को हो रहा है, बाकी 7 को नहीं हो रहा। तो इसमें एज डॉक्टर प्रदीप जो बोले, जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी की वो जेनेटिक म्यूटेशन है जिसको कैंसर होना है तो उसको होगा, जिसमें नहीं है तो उसको नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर किसी को तंबाकू की वजह से कैंसर हुआ है तो उसके बाद उसके लिए वो जहर है। उसमें ये नहीं है कि पहले मैं 10 लेता था, मैंने 1 ले ली। अगर किसी को तंबाकू की वजह से कैंसर हो गया तो अब उसके लिए जहर है। अगर वो रिवर्ट करेगा उस चीज के लिए तो उसका कैंसर, देयर इज अ 50% चांस कि कैंसर वापस आएगा। दूसरा एक और प्रॉब्लम है खासकर टोबैको रिलेटेड कैंसर्स के साथ, कि अगर एक जगह बना है, जैसे आज मेरे इस राइट गाल में बना है, तो मुझे विजिलेंट रहना है कि मेरे लेफ्ट गाल में ना बन जाए, क्योंकि तंबाकू क्या है, बेस लाइन चेंजेस कर देता है आपके मुंह के अंदर। तो पहले कभी यहाँ बन सकता है तो कभी दूसरी तरफ भी बन सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है कैंसर रिकरेंस का। जी डॉक्टर मनदीप, अब जैसे हमने रिलैप्स की बात करी ही, तो अगर रिलैप्स हो जाता है कैंसर तो प्रिवेंट करने के क्या सबके लगभग एक ही तरह के मेजर्स हैं, या ट्रीटमेंट के बाद जैसे नॉर्मल लाइफ लीड कर सके तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स अलग अलग अगर हैं भी किसी कैंसर के तो क्या हो सकते हैं? कॉमन की अगर बात करें या थोड़े बहुत डिफरेंस की भी अगर बात कर लें तो सिंप्लीफाई वे में आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को। जैसे डॉक्टर प्रदीप ने बोला कि अगर आप अर्ली स्टेज पे कैंसर को पकड़ रहे हो और आप ट्रीट कर रहे हो तो आपका रिकरेंस रेट कम है। अगर वही आपका कैंसर एडवांस स्टेज में और आपने ट्रीट किया तो कैंसर का रिकरेंस रेट ज़्यादा है। तो कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे जैसे, तो जब भी हम कोई पेशेंट कैंसर के लिए लेते हैं तो हम उसका ऑब्वियसली प्रोग्नोसिस रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं कि क्या चांसेस हैं रिलैप्स के और हमें उसके लिए क्या करना है। जैसे डॉक्टर प्रदीप ने बोला कि आप हर 3 महीने में अगर डॉक्टर ने बुलाया है तो डेफिनेटली आप जाइए और अपना चेकअप जरूर कराइए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं रिलैप्स को जल्दी पकड़ने के लिए। अब आपने मेरे से पूछा कि रिलैप्स को प्रिवेंट कैसे करना है। प्रिवेंशन के जो अभी तरीके देखिए, अभी तक तो हम कैंसर अर्ली डिटेक्शन में भी बहुत मतलब इनिशियल स्टेजेस पे हैं, तो रिलैप्स को प्रिवेंट करना तो अभी और भी बहुत मुश्किल है। बट पहली सबसे बड़ी चीज जो हम आजकल इस पे काम कर रहे हैं वो जैसे संदीपा ने बोला और हमने पहले बात करी कि आप नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कराओ, आप उसकी जीन्स को पकड़ो और आप ट्रीटमेंट के बाद क्या डाइटरी मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो कि कैंसर रिकरेंस ना हो। दूसरी चीज है कि अब जो नया एरा आ रहा है वो आ रहा है लिक्विड बायोप्सी का। लिक्विड बायोप्सी का मतलब ये है कि ब्लड सैंपल में कैंसर का सेल या सर्कुलेटिंग ट्यूमर, उसका जो डीएनए है वो हम डिटेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने एक पेशेंट आया मेरे पास मुंह के कैंसर का, मैंने उसको सर्जरी के लिए लिया। जब मैंने सर्जरी के लिए उसको लिया तो मैंने साथ में उसका ब्लड सैंपल ले लिया और मैंने उसका जो ट्यूमर डीएनए या ट्यूमर सेल, उसका वॉल्यूम, उसका कैरेक्टर, उसका वो मैंने देख लिया। अब मैंने उसका ट्रीटमेंट कर लिया। अब जब ट्रीटमेंट के बाद मैंने रेडिएशन के बाद जब वो फॉलोअप पे है, तो फॉलोअप पे मैं पेट स्कैन से पहले लिक्विड बायोप्सी, अब पहले बाहर भेजनी पड़ती थी, कॉस्टली बहुत थी, अब इंडिया में अवेलेबल है तो बहुत महंगा नहीं है, तो हम लिक्विड बायोप्सी कर सकते हैं जिससे हम अर्ली कैंसर रिकरेंस, अभी पेट स्कैन या सिम्टम आया भी नहीं है उससे पहले हम उसको इंटीमेट, हमें पता लग जाता है कि यार ये पेशेंट में ना कैंसर शायद वापस आ सकता है। अगर वापस आना है तो मुझे उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, अगर मुझे मालूम है कि मुंह का कैंसर है ये वापस आने वाला है तो मैं उसका चेकअप ज़्यादा अच्छे से करूँ, उसका स्कैन जल्दी करूँ। और उसमें अगर मुझे कोई प्रिवेंटिव मेजर मिल जाता है कि मेरे को कोई टारगेटेड मेडिसिन, मेरे को कोई इम्यूनोथेरेपी की मेडिसिन या मेरे को कोई डाइटरी मॉडिफिकेशन करने से वो रिकरेंस को मैं रोक सकता हूँ, तो मैं ऐसे करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आज की डेट में अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल चीज़, या फॉलो अप करो, आप स्कैन्स कराओ, अगर आप जीआई कैंसर है तो स्कोपी टाइम पे कराओ, ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट के स्कैन्स, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड आप टाइम पे कराओ, वो सारी चीज़ें तो है ही हैं। बस ये अब नई फील्ड आ रही है जिससे हम कैंसर का रिलैप्स जल्दी पकड़ लेंगे और रिलैप्स की प्रिवेंशन करने के लिए जो हम, दिस इज इवॉल्विंग फील्ड, मतलब आज से शायद 2-3 साल बाद हम और डेफिनेटली बता सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम रिलैप्स एक तो जल्दी पकड़ें और उसको होने ही ना।
इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा मैं कि ये सब चीज़ें जो डॉक्टर संदीप ने बताई हैं बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए। पर सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो पेशेंट की जो कंप्लायंस है ट्रीटमेंट के लिए, वो बहुत ज़रूरी है रिलैप्स के लिए भी। क्या होता है कि हमारे को कैंसर को ट्रीट करने की 3 पद्धतियाँ हैं, आपकी सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। जो मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स होते हैं, उसमें जो मेन स्टे ट्रीटमेंट है वो सर्जरी का है। पेशेंट को भी ये पता होता है कि जो सर्जरी कराने से ही क्योर होने की संभावना होती है, परंतु उनको ये नहीं पता है कि जो एक राइट तरीके से सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं थेरेपीज का। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे को न्यू एडजुवेंट कीमो रेडिएशन या न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, कि मतलब कि ऑपरेशन से पहले आपको किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी करनी है। किसी किसी कैंसर में ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी करनी है। तो यहाँ पर जो कंप्लायंस और पेशेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब आप इसको सिर्फ कैंसर को निकाल के खत्म कीजिए, मुझे पहले कोई कीमो नहीं करानी, कोई रेडी नहीं करानी, या फिर ये मेरा ऑपरेशन हो गया है, अब इसके बाद मेरे से कीमोथेरेपी सही नहीं जाएगी, मैं कीमोथेरेपी नहीं कराऊंगा। तो ये करने से क्या जिस तरीके से जो कोताही बरतते हैं पेशेंट्स, उसके अंदर रिकरेंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कई रेक्टल कैंसर्स होते हैं, हमारे फूड पाइप के कैंसर्स होते हैं, उसमें अगर हम ऑपरेशन करने से पहले कीमो रेडिएशन करते हैं तो उसमें जो लोकल रिकरेंस और ओवरऑल सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। रेक्टल कैंसर है, कोलोनिक कैंसर्स हैं, कई बार उसको ऑपरेशन के बाद हमारे को एडजुवेंट कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, जिसको पेशेंट्स कई बार बहुत लाइटली लेते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं करानी, मैं नहीं सह सकता हूँ। तो ऐसा ना करने से ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता है और रिकरेंस के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जो पेशेंट की कंप्लायंस है, जो पेशेंट ने जो डॉक्टर की बात माननी है और फॉलो करना है, वो बहुत जरूरी है। उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी की एक ट्रीटमेंट की इंपॉर्टेंस। तो कंप्लायंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमने एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच के एक कोऑर्डिनेशन की बात की, जिससे एक ट्रीटमेंट बहुत ईज हो सकता है और आगे जो रिलैप्स के चांसेस हैं वो भी कम हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर संदीपा से मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी अपने व्यूअर्स के लिए कि हमने डाइट की बात की थी कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड है जो नहीं खाना चाहिए आफ्टर ट्रीटमेंट? आफ्टर ट्रीटमेंट हम लोग बोलते हैं कि भाई मतलब तला हुआ खाना, जो जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, अगर कोई अल्कोहल एडिक्ट है, वो सब नहीं, तंबाकू जो सर ने बोला है अभी तो वो सब चीज़ टोटली अवॉइड रहेगा। और एक चीज़ जो फूड एंड साइकोलॉजी, कभी कभी होता है ऐसा कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बहुत फीका खाना खाना पड़ता है पेशेंट को, तो कभी मन ही नहीं करता है कि ऐसा वाला खाना खाने के लिए। नहीं तो कभी लोग टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, जो लोग फोन एडिक्ट है, जैसे हम लोग सब फोन पे कुछ मैसेज करते हैं या फिर गाना सुनते हैं और खाना खाते हैं। वी शुड अवॉइड दोज थिंग्स। जब हम लोग खाना खाते हैं वी शुड फोकस ओनली ऑन फूड। तो इससे क्या होगा, इफ यू थिंक हाँ व्हाट फूड आई एम ईटिंग, दिस इज फॉर माई बॉडी, दिस इज फॉर माई रिकवरी, तो उससे जब हम लोग खाना खाते हैं ना, दैट टाइप ऑफ फूड बॉडी विल हेल्प टू अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के लिए ज़रूरत है। जो बहुत देर तक कोई खाना अगर ओपन कहीं जगह पे पड़ा हुआ है, वैसा वाला खाना अवॉइड करना है उनको। पर्टिकुलर फ्रूट्स वेजिटेबल्स रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेनली हम लोग प्रेफर करते हैं थिक स्किन्ड वाला फ्रूट। वेजिटेबल्स ऑब्वियसली दैट रॉ वेजिटेबल्स अवॉइड करना है, कुक बॉइल्ड स्टीम्ड वाला फूड खाना है। जो साइकोलॉजी वाली बात जो मैं बोल रही थी, अगर खाना है ज़्यादा टाइम ना ले, बिकॉज स्मॉल क्वांटिटी फूड है एंड वेरी फ्रीक्वेंट मील्स है उनके लिए, तो जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है आप जल्दी खाना ख़त्म कीजिए विदाउट क्या बोलते हैं, फोकस को कहीं और जगह पे लेकर मत जाइए। अगर खाना खा रहे हो तो यू शुड फोकस ओनली ऑन योर फूड। उसके बाद अगर आपको मोबाइल देखना है, टीवी देखना है, वो सब कर सकते हैं। एंड खाना खाने के बाद इमीडिएटली यू शुड नॉट सिट और यू शुड नॉट लाई डाउन। खाना खाने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स यू शुड वॉक, नॉर्मल वॉक इन योर बालकनी हो या फिर घर के आसपास में हो, ताकि वो फूड डाइजेशन बेटर हो सके। हम लोग गट हेल्थ के ऊपर भी फोकस करते हैं इस टाइम पे, क्योंकि मेडिकेशन का जो इफेक्ट है उससे भी गट हेल्थ, जो गुड बैक्टीरियाज नंबर्स है दैट विल रिड्यूस एंड बैड बैक्टीरियाज नंबर्स विल इंक्रीज। तो इसीलिए गुड बैक्टीरियाज नंबर इंक्रीज करने के लिए उस टाइम पे साबूदाना हो या फिर प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, दिस टाइप ऑफ फूड आल्सो वी विल टेल द पेशेंट टू इंक्लूड इन देयर डाइट। और अगर घर का खाना हम लोग उतना स्पाइसी नहीं बनाते हैं नॉर्मली, और इंडियन डाइट में तो जो भी मसालास है, जो इंडियन मसाला
जो इम्यूनिटी बिल्ड करता है, जैसे कि टर्मरिक हो गया, पेपर हो गया, जीरा, धनिया, जो भी इंडियन मसालास हैं, दैट विल आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी। कोई भी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है, बैलेंस डाइट मेंटेन करना है इस टाइम पे उनको। तो खाने में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, गुड फैट इंक्लूड करना है ऑब्वियसली। तो ये सारी की सारी चीज़ उनके डाइट में होना चाहिए। जी, तो बहुत माइन्यूट डिटेल्स ध्यान रखनी है, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत बदलाव करने हैं। साथ ही साथ जैसे कि अब हमारा सेशन एंड की तरफ आ चुका है और जैसे कि सेशन का टॉपिक भी है हारना मना है, तो सेशन के अंत में हम इला जी से जानना चाहेंगे कि वो आखिरी मैसेज हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे। मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और हमारे पास कभी भी अपनी हेल्थ को डिले करने का कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। हमें हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जब कभी भी हमें लगे कि हमारी बॉडी हमसे कुछ कह रही है, कहीं पर पेन है या फिर कहीं पर कुछ अनयूजुअल वेट लॉस जैसा हमें फ़ील हो रहा है या फिर कुछ भी ऑफ फ़ील हो रहा है जिससे कि हमें लगता है कि ये हमारा नॉर्मल सेल्फ नहीं है, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको ये समझना चाहिए कि क्यों हो रहा है और ज़रूरत हो तो फिर डॉक्टर की डेफिनेटली सलाह लेनी चाहिए। सो जहाँ जितना हम लोग अर्ली डिटेक्शन करते हैं, जिसके बारे में डॉक्टर प्रदीप और डॉक्टर मनदीप जी ने भी कहा है कि जितना अर्ली डिटेक्शन हो उतना जल्दी उसको रिकवर करने में सहायक हो सकता है, उसका अर्ली स्टेज डिटेक्ट हो सकता है और कभी भी हमें हेल्थ को सेकेंड प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए। हेल्थ शुड ऑलवेज बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी और यही मैं लाइफ में फॉलो करती हूँ, मेरे फैमिली में भी फॉलो करती हूँ और अपनी वर्क लाइफ में भी फॉलो करती हूँ कि मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी हेल्थ को ही देनी है। सो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे आज आपने इस मंच पे बुलाया और मेरे एक्सपीरियंसेस आपने सुने और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, टू डॉक्टर्स एंड टू एवरीबॉडी हियर। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। तो जैसे कि हमने जाना कि कैंसर आपके पूरे जीवन को किस तरह से बदल सकता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहें और स्ट्रॉन्ग रहें तो आप हर मुसीबत को पार लगा सकते हैं। तो मैं सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी वर्ल्ड कैंसर डे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू डॉक्टर्स। और फिर मिलेंगे एक नए मैराथन में एक नए टॉपिक के साथ और ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।